aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have The Hindu analysis dated 19 September 2021. So let's start today's discussion. Now, the first article states that National Investigation Agency, that is the NIA, needs infra specialist expert. नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजेंसी है जिसका मेन वर्क वॉज रिलेटेड टू साइबर टेररिज्म और टेररिज्म. ठीक है, दे नीड अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, दे नीड अ प्रॉपर स्पेशलिस्ट टीम जिनका वर्किंग वो लोग साथ में कर सके. बिकॉज जो एविडेंसेस के लिए जो लैब हैं एनआईए के अंदर, इस आर्टिकल में ये लिखा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट एजेंसी के अंदर जो लैब्स हैं जो एविडेंसेस को चेक करते हैं, सो देर इज़ वेरी स्पेशलाइज लैब जो ये सब के रिलेटेड काम कर रहे हैं. दे हैव a good number of labs for investigation of the evidences, but when it comes to a specialized team, when it comes to a special group जो investigation के लिए काम करेगा, उसकी कमी है इनके पास. So NIA recently is lacking with two elements, that are the infrastructure, a proper building, a proper architecture, and second is the specialist, a team of group with all these specialists and a police force. ठीक है, तो recent scenario यही है. Now talking about the article states that the National Investigation Agency, which gives a mandate to take up the cases related to cyber terrorism, should be provided an additional infrastructure with the experts to probe the offences in a more effective manner. टीम इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे एक फॉर्मर हेड थे NIA के, जिनका नाम था नवनीत रंजन वसन, उनका ये बोलना है कि हमारे पास एज़ कम्पेयर टू दी अदर टीम्स ऑफ दी अदर कंट्री, जैसे कि बाहर के जो स्पेशलिस्ट हैं टेररिज्म काउंटर करने की जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी बहुत अच्छी एक टीम है, एक एक्सपर्ट और पुलिस फोर्स की टीम है, जो कि इंडिया में उसकी कमी है. सो वी नीड टू टेक एक्शन जिसमें हमारे पास भी प्रॉपर एक ऐसी बॉडी बन सके. सो अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में क्या बोला गया है, अ डिटेल प्रपोजल अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट बिल हैव अर्लियर बीन सेंट टू यूपीए government for the legislation on the legal assistance in criminal matters to enable the speedy collection of evidences from abroad. However, another official said it was yet to see the light of the days. So NIA was empowered to probe the cases of cyber terrorism under the changes of the act or in the amendment of 2019. ठीक है, अब ये आर्टिकल के थ्रू हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अबाउट द बॉडी ऑफ एनआईए बॉडी क्यों बना, क्या काम है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, एंड सो ऑन. सो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है. ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो NIA बनी थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी थी, ये एक एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिस एक्ट का नाम था NIA एक्ट ऑफ 2008. हमें पता है 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था. उस टेरर अटैक के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि वी नीड अ बॉडी जो इसके लिए डायरेक्ट काम करे. ठीक है, एंड देयरफॉर दिस बॉडी वाज मेड ऑफ NIA इन द ईयर 2018. ठीक है, अब इसका काम क्या होगा, इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी. सबसे पहले इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी जिसका वर्किंग इज़ रिलेटेड टू कौन सी, तो इंडिया की सिक्योरिटी के रिलेटेड, इंडिया की सोवरनिटी को रिलेटेड, इंडिया के प्रोटेक्शन को लेके, फ्रेंडली रिलेशन स्टेट्स, ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स को लेके जितने भी काम हैं हमारा NIA करेगा. उसके साथ अगर न्यूक्लियर एटॉमिक फैसिलिटीज़ के रिलेटेड कुछ है, केस आया है, कुछ इंसिडेंट हुआ है न्यूक्लियर इस चीज़ को लेके, तो उसका काम भी NIA ही करेगा. उसके साथ जो तीसरा काम है, दैट इज़ अबाउट द इंडियन करेंसी, जो फेक इंडियन करेंसी की स्मगलिंग होती है, उसके रिलेटेड का भी वर्किंग जो है हमारा NIA करता है. ठीक है, सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया. कॉम्बैट टेरर में साइबर टेरर और दोनों इन टेररिज्म इन इंडिया को कॉम्बैट करने का सबसे मेन काम है इनका
इसका प्रॉपर जो हेड क्वार्टर है वो हमारा न्यू दिल्ली है, और न्यू दिल्ली के साथ इसके कुछ ब्रांचेज हैं जैसे कि हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टिव पार्ट था NIA का। अब हम देखेंगे NIA के गोल्स क्या हैं, NIA की वर्किंग जो करते हैं वो उनके गोल्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं इसकी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इज़ टू एग्जीक्यूट। ना क्वेश्चन इसकी क्या एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट में क्या होता है कि जो भी केस आया है उसको साइंटिफिकली विद ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज या जो भी अवेलेबल एविडेंसेस हैं उसको फुल्ली एग्जीक्यूट करना, इज टू फुल्ली इन्वेस्टिगेट करना क्लियरली। ठीक है, टू एग्जीक्यूट द इन डेप्थ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑन सच ऑफेंसेस विद द साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये सबसे पहला गोल है हमारा NIA का, इज टू एग्जीक्यूट। उसके बाद सेकंड है टू अपहोल्ड। सो अपहोल्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से और हमारे लॉज जो हैं इस लैंड पे उसके हिसाब से यू हैव टू एक्ट, और यू इफ उसके हिसाब से यू हैव टू रिएक्ट और थिंक, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, सो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एज एन इंडियन सिटीजन्स, हमारा ह्यूमन राइट्स बचा रहना चाहिए, उसके रिलेटेड का काम भी हमारा NIA ही करता है। उसके बाद इंश्योरिंग इफेक्टिव स्पीडी ट्रायल। ठीक है, ट्रायल जो केसेस चल रहे हैं वो मतलब एज सुन एज फास्ट, मतलब जितना जल्द हो वो क्लियर हो केसेस। देन उसके बाद हैविंग अ कॉर्डियल रिलेशन विद स्टेट एंड दी सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर उनको कभी असिस्टेंस की ज़रूरत है so NIA can assist them for different cases. And the last goal is to study. To study what? Is to study and analyzes the such bodies of other countries. ठीक है, ऐसे सिमिलर जैसे कि हमारे पास NIA है वैसे सिमिलर दूसरी कंट्रीज़ के पास भी बॉडी है जो कि टेररिज्म के रिलेटेड वर्क करता है। सो उनकी वर्किंग पूरी तरह स्टडी करना, उनके पास ऐसी कौन सी बॉडीज़ बनी हैं, क्या रूल्स हैं, सो दैट हमारा जो इंडियन बॉडी है NIA का उसमें हम चेंजेस ला सकें और उसको जितना अच्छा इम्प्रूव कर सके वो कर पाए। सो टू स्टडी एंड एनालाइजिंग द टेररिज्म बॉडी, ठीक है, रिलेटेड टू अदर कंट्रीज एंड देन इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया सो दैट इफ चेंज इज रिक्वायर्ड दे कैन चेंज इट। तो ये है हमारे गोल्स ऑफ NIA की। NIA का ऑब्जेक्टिव क्या है, अब हम देखते हैं क्यों नीड है। ठीक है, तो NIA का सबसे पहला नीड अगर हम बात करें, जैसे हमने बात किया, सबसे पहला है टू काउंटर टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म के रिलेटेड का एक्ट के अगेंस्ट काम करने का। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं कि ज़रूरत है आज के टाइम पे NIA का। अब उसके बाद आता है सेकंड स्मगलिंग। ठीक है, स्मगलिंग हमारा जो इंटरनेशनल जो हमने बात किया नोट्स को लेके, करेंसी को लेके, ठीक है, तो उसके रिलेटेड वर्किंग करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक टेरर फंडिंग फेक करेंसी सेल है NIA में ही जो इसके रिलेटेड काम करता है। अब सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ, और एक ऐसी बॉडी है NIA में जिसको हम लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म बोलते हैं। ये जो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है इनका काम क्या है, तो जो नेक्सलाइट्स हैं इंडिया में इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है, इनको वेपन्स कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, उसके रिलेटेड का जो वर्किंग है वो हमारा NIA करता है। So the left wing extremism works on the supply or the financial extensions to the Naxalites in India. Recently from एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ जानना ज़रूरी है, NIA का रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था इन द ईयर 2019। 2019 में जो ये अमेंडमेंट लाया गया था, आफ्टर दिस अमेंडमेंट उसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़े गए कि इसके साथ NIA अब ये सब चीज़ों पर भी काम करेगा। जो काम है about human trafficking, about the offenses of the currencies or the banknote, then prohibition or the sale of prohibited arms in India, then cyber terrorism and offenses of the explosive substances। ये सब के रिलेटेड का जो वर्क है अब नया जोड़ दिया है जो NIA काम करता है। नाउ NIA के एक्ट के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आया कि NIA के पास स्पेशल कोर्ट है क्या, तो यस, NIA का एक स्पेशल कोर्ट है। According to the
एक्ट मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्ट दी पार्ट 11 एंड 12 ऑफ NIA कॉन्स्टिट्यूट कि उनके पास एक प्रॉपर स्पेशल कोर्ट बनेगा। सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ NIA ये बताता है कि उनके पास एक स्पेशल कोर्ट होगा जो इसके रिलेटेड की वर्किंग करेगा, ठीक है। और उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इसके तहत उनके पास ये पावर है कि वो कोर्ट के सेशंस लें या फिर उनकी वर्किंग करें। सो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें थी फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो आपको याद करना ज़रूरी था या फिर याद रहना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। The next article states that Safdarjung's tomb needs current urgent care. Talking of the background or the history of this article, हुआ क्या है हमारा ये one of the historical tomb of India जो जिसको हम सफदरजंग tomb बोलते हैं, इट नीड अर्जेंट केयर। वाई? क्योंकि इनके अगर आप फोटो में भी देखोगे इनके क्रैक्स के थ्रू से अब इन अनवांटेड प्लांट जिसको हम वीड भी बोलते हैं इट हैज़ स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है। ये चीज़ बोला जाता है कि उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ध्यान में ये चीज़ लाया था बट उनका अभी तक कोई एक्शन नहीं है। थोड़ा सा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है कि दिस टोम वाज करेंटली इन न्यूज़। व्हाई वाज इट इन न्यूज़ आपको जानना ज़रूरी है। थोड़ा सा इस टोम की हिस्ट्री क्या है, क्यों बनाई गई थी, कब बनाई गई है, किसने बनाई है, ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सो वीड्स ग्रोइंग ऑन द डोम ऑफ Safdarjung tomb had damaged the monument, which requires urgent care from ASI. Historian S. Irfan Habib said on Saturday, sharing the photo of 18th century monument. This week, Habib said in a tweet that dome has been developed cracks with weeds growing all over it, and it needs current or urgent care अंडर दी ASI दैट इज़ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब हमारे लिए आर्टिकल में क्या ज़रूरत है, ये कब बना, तो हम ये सब चीज़ें थोड़ा सा जानने की ज़रूरत करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये बनी गई थी, जैसे 18th सेंचुरी बोला, 1754 में ये टोम बनाया गया था। किसने बनाया गया था, तो ये जो टोम जिन्होंने बनाया है उनका नाम है नवाब सुजौदौला। नवाब सुजौदौला वॉज द पर्सन जिन्होंने ये टोम बनाया गया है। करेंटली ये टोम जो है न्यू दिल्ली में इफ़ यू विल गो, जो हमारा सफदरजंग जोन है और औरबिंदो मार्ग है उसके बीच के इंटरसेक्शन में ये टोम बनाया गया है। स्टाइल जो है इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल वो मुग़ल एम्पायर स्टाइल है। जैसे मुग़ल एम्पायर के स्टाइल, जैसे मुग़ल एम्पायर के टोम्स बनते हैं वो स्टाइल में ये इसको बनाया गया है, ठीक है। अब ये टोम के बारे में पढ़ते हैं। ये टोम को जो है हम सफदरजंग का मकबरा भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर एक गार्डन टोम है जो न्यू दिल्ली में है और इट इज़ मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन, ठीक है। 18th सेंचुरी में इसको मार्बल और सैंडस्टोन में बनाया गया था एज एन मॉज़ेलियम ऑफ सफदरजंग, ठीक है। ये कौन थे, तो ये हमारे वन ऑफ द स्टेटमेंट थे। उस टाइम के जो वज़ीरुल हिंदुस्तान थे उनके स्टेट्समैन थे हमारे सफदरजंग, ठीक है। सो दिस ये जो टोम है ये इनके बेटे ने बनाया। इनके बेटे का नाम था नवाब सुजौदौला। उन्होंने अपने पापा के रेमिनेंस के लिए ये टोम बनाया गया था। टॉकिंग ऑफ द हिस्ट्री, सफदरजंग अ पर्शियन नेटिव एंड अ डिसेंडेंट ऑफ खरा यूसुफ के डिसेंडेंट थे ये, ठीक है, जो कि बॉर्न हुए थे इन मोहम्मद मुकीमिन खुसरन 1708 में इनकी बॉर्न हुई थी। एंड ही बिकेम द सूबेदार नवाब ऑफ ओद, दैट इज़ द रूलर ऑफ द स्टेट ऑफ अवध। ओद मतलब आज के टाइम मतलब उस टाइम पे ऊद जो है वो अवध को बोला जाता था। सो अवध के सूबेदार का पोस्ट इनको दिया गया था 1973 में, ठीक है। ये अपने अंकल, इनके जो मेटर्नल अंकल थे, फादर इन लॉ थे बुरहान उल मुल्क, उनको सक्सीड करके ये पोस्ट उनको मिला था। सीमिंग दैट ब्राइबिंग नादिर शाह 20 मिलियन रुपीज़, तो सफदरजंग ने ये जो ओद के उस टाइम के हेड थे नादिर शाह को ब्राइब दिया था। सो उस ब्राइब पर उनको उधर का सूबेदार या हेड बनाया गया था। सो थ्रू देन द एम्परर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह bestowed अपॉन हिम द टाइटल ऑफ, ये टाइटल है जो कि उनको दिया गया था।
Following the demise of the emperor, his son Ahmad Shah Bahadur ascended the throne, the new emperor. ठीक है, सो उनके याद में ये टोम बनाया गया है. ये आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, इस टोम की क्या स्पेशलिटी है, सो ये जो टोम है ये इथोपियन आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है. द मार्क ऑफ लास्ट कोलोजल गार्डन टोम इन मुगल्स. इट इज़ ऑल्सो टोम्ड एज दिस टोम इज ऑल्सो टोम्ड एज द लास्ट कोलोसल गार्डन टोम ऑफ मुगल के टाइम का लास्ट कोलोसल टोम यही बनाया गया है. इट इज़ मेड इन द इथोपियन आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है. ठीक है, देन इनकी जो टोम है ये हमारे हुमायूं टोम जो है, या जो हमारे एम्परर थे उनके टोम के लाइन में ही इनकी टोम भी बनाई गई है. एंड दिस मौसोलियम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म विच इज सराउंडेड बाय द गार्डन ऑफ 280 मीटर्स. 280 मीटर्स के इसमें गार्डन सराउंडेड है. ठीक है, देन the tomb is built on the red and brownish yellow color sandstone with a high terrace and capped with a massive central tomb. इसका स्ट्रक्चर है, इनके यहाँ पे ऐसे स्लैब्स भी बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्शन की जगह पर स्लैब्स के तरीके से भी बनाया गया है. एंड इट हैज़ टू एंट्री गेट्स है जो कि पूरे मॉन्यूमेंट का व्यू बताते हैं वहाँ से. ठीक है, देन इंट्रिकेट डिज़ाइंस किए गए इनके ऑन इट्स फेकेड ऑफ बैक साइड ऑफ द हाउस. ठीक है, रूम बहुत सारे लाइब्रेरीज के मतलब रूम्स भी बनाए गए हैं यहाँ पर. सो ये कुछ उनके आर्किटेक्चर हैं या फिर उनकी आर्किटेक्चर की स्पेशलिटी है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी था. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि सफरदन टोम है क्या. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. The next article states that IIS, ठीक है, researchers find out to substitute the single use of plastic. ठीक है, सो करंटली एनवायरनमेंट के रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हैं जो कि बने हैं, उसके रिलेटेड ही हमारा जो ये बॉडी है उन्होंने एक नया तरीका निकाला है जिससे आप जो प्लास्टिक्स है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है, उसको यूज़ करके आप मतलब बेनिफिटली यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो ये आर्टिकल के बारे में अगर हम पढ़ें, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स बाय सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईयर 2018-19, उनका ये एस्टिमेशन है कि 3.3 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है इन्होंने जनरेट किया है बाय द इंडियंस. और अभी क्वेश्चन आता है कि इसको मतलब एस्टिमेट वापस कैसे यूज़ करोगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठा था जिसका रिसर्चर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु ने एक वे तरीका निकाला है कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो एनवायरनमेंट में, ताकि एनवायरनमेंट अफेक्ट ना हो बट वो बेनिफिशली डिकम्पोज या फिर किसी और वे में यूज़ हो सके. सो उसमें सबसे पहला तरीका जो है दैट इज़ द एग्रीकल्चरल स्टबल. एग्रीकल्चरल स्टबल की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि ये प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, और अगर एग्रीकल्चर स्टबल की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था हमारा. ठीक है, जो स्टबल है हमारे, तो वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था. हमने दिल्ली गवर्नमेंट ने देखा कि एग्जाम्पल्स उन्होंने नए नए तरीके निकाले. So the air quality index dips to indicate the severe or the hazardous level of pollution every winter, and this is due to the part of stubble burning. ठीक है, so Indranil Chakraborty, a research associate working in the labs of Suryavarthi Bose, along with the workers, developed a polymer. ठीक है, a polymer using the non-edible oil. By using the non-edible oil and cellulose extracted from this stubble burning. सो ये नॉन एडिबल ऑयल को ये जो स्टबल बर्निंग में से जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल्स है सेल्यूलोज को, दोनों को मिलाकर वो लोग ये जो पॉलीमर कैन बी मोल्डेड इनटू शीट्स हैविंग प्रॉपर्टीज दैट आर सूटेबल फॉर मेकिंग बैग्स, कटलरीज, कंटेनर्स.
सो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर वो लोग ऐसे अलग अलग हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे जो कि वापस रिसाइकल्ड वे में यूज़ हो सकते हैं. और दिस मटेरियल्स आर सो मेड इज बायोडिग्रेडेबल, लीक प्रूफ एंड नॉन टॉक्सिक. सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस. आगे देखते हैं सिंगल प्रोसेस. सिंगल प्रोसेस में क्या बताया है, तो जो हमारा नॉन एडिबल ऑयल का बारे में जो बोला है, दैट इज़ द कैस्टर ऑयल. उन्होंने बोला है कि वो लोग जो ये पॉलीमर मेकिंग प्रोसेस में वो लोग ये कैस्टर ऑयल को जो है, जो सेल्यूलोज ये लोग ने ऑब्टेन किया स्टबल से, उस पर डालेंगे, उसके साथ रिएक्ट करेंगे ताकि एक अलग कंपाउंड बन सके. और आफ्टर मिक्सिंग जो सॉल्युबल है, जो आफ्टर मिक्सिंग जो सॉल्युवेंट बनेगा, उसको 80 डिग्री टेम्परेचर पे 8 घंटे तक हीट अप किया जाएगा. ठीक है. आफ्टर हीटिंग आउट जो ये जो मिक्सचर है उसको एक टेफ्लॉन शीट में, टेफ्लॉन इज़ ऑल्सो अ मटेरियल, टेफ्लॉन शीट में डाला जाएगा. और उसके बाद डालने के बाद उसको कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा. अप्रॉक्सली 12 घंटे तक छोड़ दिया जाएगा. 12 घंटे के बाद जब वो शीट जो है, अब वो एक मतलब हम बोल सकते हैं कि उन्होंने ये बताया, ये शीट जो है अब एक ऐसे कंप्रेंजन मोल्डिंग में बन चुका है कि अब इससे आप बैग्स या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हो. तो इट इज़ ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 20 से 22 घंटे का पूरा प्रोसेस है. पहले 8 घंटे यहाँ पे टेफ्लॉन पे डाल के, मतलब 8 घंटे उसको हीटअप करेंगे. हीटअप करने के बाद 12 घंटे तक टेफ्लॉन पे डाल के रखेंगे. उस पर डालने के बाद जो मिक्स कंपाउंड या जो मटेरियल मिलेगा, उससे आप कल्टिलरी या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हो. So the sheet of polymer made was subjected to the leaching test and was also tested for thermal stability and were found to hold against the test. This preliminary test suggests that materials can be used for food packaging. One of जिस तरीके में अगर इसको यूज़ कर सकते हैं, that is food packaging. आगे आप यहाँ पे देखोगे, दैट इज़ दी टर्निंग और ट्यूनिंग दी फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, जो मटेरियल बनाया जाएगा इसके जो प्रपोर्शंस है सेल्यूलोज से लेके नॉन एडिबल ऑयल तक, ये बोला गया है कि इट इज़ टाइप ऑफ सूटेबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. क्योंकि अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, अगर ये रिजिड नहीं होता, तो आफ्टर हीटिंग अप ऑल्सो वो कुछ एक नेगेटिव रिजल्ट देता. बट बिकॉज इट इज़ फ्लेक्सिबल, इसको हम इस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं. ठीक है. सो ये एक नया, मतलब इसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में ज़रूर आ सकता है कि जो IIS, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने जो नया एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कौन से 2 प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं. ठीक है. दैट इज़ द एडिबल ऑयल, मतलब कास्टर ऑयल, और हमारा सेल्यूलोज जो कि स्टबल से निकाला गया होगा. फिर कौन से मटेरियल पे हीट आउट किया, स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे टेफ्लॉन मटेरियल पे. ठीक है. जो कंपाउंड निकलेगा इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, इसके लिए ये चेंजेस किया गया है. सो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया टू गेट नेट ज़ीरो. ठीक है. तो ये क्वेश्चन हमने ये मंथ में ऑलमोस्ट बहुत बार देखा. अभी रिसेंटली एक मीटिंग भी हुई थी पार्टीज 26 की गैस्लो में. ठीक है. तो उस मीटिंग के बाद ये स्टोरी आई है, या फिर हम बोल सकते हैं ये क्वेश्चन अराइज हुआ है. So on the recent visit to India ahead of the UN Climatic Change Conference in Glasgow, US Special President Envoy जॉन कैरी, हमने देखा था जॉन कैरी आए थे, उन्होंने तारीफ़ भी की थी कि कार्बन एमिशन को लेके या फिर इसके रिलेटेड हमारे PM काम कर रहे हैं. तो जॉन कैरी का ये क्वेश्चन भी था कि हम मतलब एग्जैक्टली इंडिया कितना वर्क कर रहा है नेट ज़ीरो कार्बन के लिए. So the net zero carbon concept, according to the UN, has appealed to 130 countries that either committed themselves to carbon neutrality or considering that target. ठीक है. सो ये जो नेट ज़ीरो है, नेट ज़ीरो का मतलब क्या है कि आप कार्बन एमिशन को ज़ीरो पर ला के रख दो. कार्बन एमिशन को जो है यू विल ट्राई कि उसका जितना कम तक हो. तो या तो उन लोग ने बोला है, सारी ये जो 130 कंट्रीज थे, कि 2050 तक वो उनको ज़ीरो पर लाएंगे, या फिर उन्होंने बोला कि हम टारगेट के बेसिस पर काम करेंगे. जस्ट लाइक अगर एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ भूटान इज़ सच अ कंट्री जिनका नेट ज़ीरो हो चुका है, जो अपने कार्बन एमिशन, मतलब जितना कार्बन वो प्रोड्यूस करते हैं उतना वो उसको एमिट भी, मतलब अब्जॉर्व भी कर लेते हैं. तो वैसा टारगेट सबको रखना चाहिए. नेक्स्ट
point that is stated here, that is what is India doing to lower the emission. अभी इसमें बताया गया है कि इंडिया के steps क्या है to lower the carbon emission. India is working to reduce the emission with the goal of less than 2 degree Celsius. ठीक है, हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक हमारा जो एमिशन है, टेम्परेचर जो राइज है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सके. ठीक है, और हमारा जो एमिशन है उसको 33 to 35% कम कर पाए. ठीक है, बट इट हैज़ नॉट favored the binding commitment towards carbon neutrality. It is also not aligned with more ambitious goal of 1.5. 2 डिग्री का बोला है, बट हमारा 1.5 डिग्री का सेल्सियस भी कम नहीं कर पा रहे हम लोग. So, according to the International Energy Agency, India's Energy Outlook 2021, coal accounts for almost 70% of electricity generation. Cutting the greenhouse gas which heat the atmosphere contribute for the climatic change. 70% के हिसाब से आप सोचो कि हम लोग कितना ग्रीन हाउस एमिशन प्रोड्यूस करते हैं. So in recent comment after the discussion with Mr. Kerry, UN Minister Bhupendra Yadav said net zero was not only the goal of national policy. Moreover, domestic political unions favor the room for some growth in the emissions before peaking. So हमारा जो UNFCCC है, that is the Union Framework Convention on Climatic Change, उन्होंने भी एक common responsibility for the nation करके इंडिया को कंसिडर किया था. सम पॉलिटिशियन सपोर्ट द नेट जीरो टारगेट एंड कैन पुट इंडिया ऑन ग्रीन डेवलपिंग ट्रैजेडी बाय द डिफरेंट इनोवेटिव प्रोग्राम्स. तो ये चीज़ बोला गया कि इंडिया में पोटेंशियल है कि इंडिया उसको कम कर सके या इंडिया एमिशंस को ज़ीरो पर ला सके. नेक्स्ट इज वाई डू सम एनालिस्ट सी नेट ज़ीरो एज कॉन्ट्रोवर्शियल. ये भी एक क्वेश्चन उठा गया था कि क्यों उसको कॉन्ट्रोवर्सी माना जाता है. ठीक है, so although the global coalition has concealed around the concept, some group view it as a distraction useful only to the source of political point. कुछ लोगों को ऐसा माना जाता है कि हमारे मेन जो टॉपिक, जो मेन इश्यूज़ है उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये कार्बन न्यूट्रलिटी या फिर इस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है. ठीक है, जहाँ तक अगर यूथ मूवमेंट्स की बात करें और साइंटिस्ट की बात करें, ये चीज़ नोटिस किया जा रहा है कि दे आर प्रोक्रास्टिंग इट, कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, जब भी उसमें कुछ एक्शन किया नहीं जा रहा है. इसके लिए क्वेश्चन उठता है कि वाई इट इज़ इन यूज, क्यों आप उसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हो या क्यों वो कंट्रोवर्शियल बन रहा है. लास्ट इज व्हाट आर इंडियाज चॉइस. सो गेटिंग स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक डिवाइडेड फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ CO2 एमिटेड बाय एनर्जी. ठीक है, इंडिया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का यही है कि क्लाइमेट प्लान के हिसाब से हम काम करें और हम ट्राई करें कि नेट एमिशन ला सके, नेट ज़ीरो तक हम पहुंच सके. सो लेट्स सी आगे जाके कितने नेट एमिशन हम, क्योंकि पहले से इंडिया ने एक्चुअली बहुत कम किया है. इंडिया इज़ ट्राइंग कि वो नेट ज़ीरो अचीव कर पाए. नहीं पता कि अचीव कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि 2030 तक की बात है. टेम्परेचर का भी हम क्लियरली नहीं बोल सकते, बट येस, कार्बन या फिर ग्रीन हाउस एमिशन का जो है वो प्रोड्यूस कम करने की इंडियन गवर्नमेंट की फुल कोशिश चालू है. लेट्स सी आगे जाके क्या रिजल्ट्स आते हैं इसके. सो दैट वाज फॉर टुडे. आई होप सो आपको आज के आर्टिकल्स क्लियरली समझे हो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.